एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया की नज़रों से गायब है, लेकिन अफवाहों, खौफ और कहानियों में आज भी जिंदा है। और एक ऐसी कहानी जिसमें डर है, अरबों का काला पैसा है, धोखे की अनगिनत परतें हैं। वो खूनी फैसले हैं जिन्होंने न सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरे भारत और एक पूरी सदी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की, भारत के सबसे लंबे समय तक फरार, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक डॉन की। साल 1955, 26 दिसंबर, रत्नागिरी जिले का छोटा सा गांव खेड़, महाराष्ट्र। फिर वो परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था, सपनों की नगरी, लेकिन गलियों में संघर्ष और अंधेरे की भी अपनी दुनिया थी। भीड़ भाड़ वाली संकरी गलियां, खासकर डोंगरी का इलाका, टेमकर मोहल्ला, छोटे छोटे घर, तंग रास्ते, जहां हर दीवार पर गरीबी की कहानियां लिखी थीं और हर चेहरे पर एक सपना। कोई फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनना चाहता था, कोई बस 2 वक्त की रोटी। इन्हीं गलियों में जन्म हुआ दाऊद इब्राहिम कास्कर का। पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल, एक ईमानदार अफसर जो नियम और कानून की बातें घर में करते थे। माँ आमिना भी एक साधारण गृहिणी। घर में भाई बहन थे, बड़ा भाई शब्बीर, छोटे भाई अनीस और कई अन्य। पिता की वर्दी देखकर कई बच्चे सपना देखते पुलिस वाले बनने का, लेकिन दाऊद, उसके अंदर कुछ और ही आग थी। स्कूल, अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी नहीं की, ड्रॉप आउट हो गया। वो नियमों से नहीं बल्कि नियम तोड़ने वालों की दुनिया से आकर्षित होता था। 1970 के दशक की मुंबई तेजी से बदल रही थी। एक तरफ बॉलीवुड का चमकता हुआ ग्लैमर, हीरो हीरोइन, पार्टियां, करोड़ों का कारोबार। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की खूनी अंधेरी दुनिया, गोल्ड स्मगलिंग, चांदी की तस्करी, एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर्स। दोनों दुनिया धीरे धीरे दाऊद के सामने खुल रही थीं। किशोरावस्था में ही दाऊद ने अपराध की दुनिया में छोटे छोटे कदम रखे। शुरुआत जेब कतरी, छोटी चोरी से हुई। फिर वो हाजी मस्तान जैसे बड़े नामों के साथ जुड़ा, लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ मिलकर उसने अपनी खुद की टीम बनाई। 1981 के आसपास डी कंपनी की नींव पड़ी। ये कोई साधारण गैंग नहीं था, ये एक विशाल, स्मार्ट और क्रूर नेटवर्क था। डी कंपनी का उदय तेज था। दाऊद ने अपने आसपास वफादार लोगों को इकट्ठा किया, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम और कई अन्य। उसका स्टाइल अलग था। वो खुद कभी सामने नहीं आता, बंदूक की ताकत के साथ साथ दिमाग और रणनीति का इस्तेमाल करता। धीरे धीरे उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना शुरू किया। गोल्ड स्मगलिंग उसका बड़ा धंधा था। दुबई और अन्य जगहों से सोना लाना, फिर भारत में बेचना। फिर आया एक्सटॉर्शन, बड़े व्यापारी, बिल्डर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स से रंगदारी वसूलना। रियल एस्टेट, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, हवाला, हर गैर कानूनी कारोबार में डी कंपनी का नाम जुड़ने लगा। उस समय मुंबई में कई गैंग थे। करीम लाला का पठान गैंग, दूसरे डॉन। 1985 में शब्बीर की हत्या हो गई, पठान गैंग ने कराई। दाऊद ने बदला लिया, अमीरजादा पठान को मारकर। इसके बाद वो अकेला बॉस बन गया। उसका नाम डर का पर्याय बन गया। फिल्म इंडस्ट्री में उसकी गहरी पैठ थी। कई प्रोड्यूसर्स उससे पैसे लेते, स्क्रिप्ट बदलते या प्रोटेक्शन मांगते। बॉलीवुड स्टार्स की पार्टियों में उसका नाम लिया जाता। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो फिल्म फाइनेंसिंग भी करता था। 1980 के दशक के मध्य में पुलिस के दबाव और गैंग वॉर्स की वजह से दाऊद दुबई भाग गया। वहां उसने शानदार जीवन शुरू किया। सफेद महल जैसा बंगला, लग्जरी कारें, रोल्स रॉयस, बॉलीवुड स्टार्स की पार्टियां, शारजहां में इंडिया पाक क्रिकेट मैचों में फ्रंट रो सीट्स। अब वो सिर्फ मुंबई का डॉन नहीं था, वो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का सरगना बन चुका था। लेकिन ताकत के साथ खतरा भी बढ़ता है। फिर आया साल 1993। 12 मार्च 1993। मुंबई अपनी सामान्य रफ्तार में था। लोग ऑफिस जा रहे थे, बाजार सजे थे, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। तभी पहला धमाका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। दूसरा, तीसरा। कुछ ही घंटों में 13 जोरदार ब्लास्ट। स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, ज्वेलर्स मार्केट, बसें, होटल, सिनेमा, हर जगह मौत का तांडव। 257 से ज्यादा लोग मारे गए, 1400 से अधिक घायल। पूरे देश में सन्नाटा।
ये भारत का पहला बड़ा सीरियल ब्लास्ट अटैक था। जांच ने आरडीएक्स, टाइमर, कारों और लोगों को जोड़ा। मेमन ब्रदर्स, खासकर टाइगर मेमन और डी कंपनी के लोग सामने आए। कहा गया कि साजिश दुबई में प्लान की गई थी। 1992-93 के मुंबई दंगों का बदला बताया गया, लेकिन इसके पीछे आईएसआई का हाथ और दाऊद की भूमिका का जिक्र हुआ। दाऊद पर आरोप लगा कि उसने ब्लास्ट्स में मदद की, एक्सप्लोजिव्स की सप्लाई, प्लानिंग। जब जांच तेज हुई, तब तक दाऊद फरार हो चुका था। दुबई से निकलकर वो कराची, पाकिस्तान पहुंचा। वहां क्लिफ्टन इलाके में व्हाइट हाउस या मुइन पैलेस जैसे ठिकानों पर रहने की खबरें आईं। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। पाकिस्तान सरकार हमेशा इनकार करती रही, लेकिन कई रिपोर्ट्स और यूएन डॉक्यूमेंट्स उसके पाकिस्तानी ठिकानों का जिक्र करते रहे। समय बीतता गया। 1990 के दशक, 2000, 2010, 2020, दाऊद का नाम और बड़ा होता गया। डी कंपनी आज भी सक्रिय मानी जाती है। एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, हवाला, छोटा शकील जैसे लोग उसके नेटवर्क को चलाते रहे। आज दाऊद 70 साल का हो चुका है। जन्म 26 दिसंबर 1955। कई बार अफवाहें आईं, वो बीमार है, कोविड में मर गया, जहर दिया गया, गैंग्रीन से मरा। 2025-26 में भी डेड और अलाइव की बहस छिड़ी रही। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो कराची में ही है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं। डोंगरी में अगर दुकानें सामान्य चल रही हों, तो वो जिंदा है। ये एक अनोखा तरीका कुछ पत्रकार बताते हैं। एक पुलिस वाले का बेटा, जिसके घर में ईमानदारी और अनुशासन सिखाया जाता था, कैसे बन गया देश का सबसे बड़ा दुश्मन? क्या ये मुंबई की गलियों की मजबूरी थी, गलत संगत, या वो असीम महत्वाकांक्षा जो कभी रुकना नहीं जानती? क्या आईएसआई का दबाव था, या 1993 के दंगों ने उसे उकसाया? अगर उसने सही रास्ता चुना होता, पढ़ाई पूरी की होती, पिता की राह पर चला होता, तो शायद आज उसकी कहानी कुछ और होती। एक सम्मानित नागरिक की, परिवार के मुखिया की। लेकिन उसने जो रास्ता चुना, उसने उसे बना दिया एक लिविंग लेजेंड ऑफ क्राइम, एक खौफ, एक रहस्य। आज भी जब अंडरवर्ल्ड या बड़े क्राइम की बात होती है, तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। पीड़ित परिवार अभी भी न्याय की गुहार लगाते हैं। दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक खौफ है, एक सबक है कि गलत रास्ता शुरुआत में चमकदार और आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा अंधेरे, अकेलेपन और अनंत सवालों में होता है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि दाऊद की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं, ये उन सैकड़ों परिवारों की है जिन्होंने 1993 में सब कुछ खो दिया। ये उन एजेंसियों की है जो आज भी अलर्ट हैं, और ये उन युवाओं के लिए चेतावनी है जो सोचते हैं कि अपराध शॉर्टकट है। दाऊद इब्राहिम जिंदा हो या सिर्फ एक छाया बन चुका हो, उसका खौफ, उसका नाम और उसकी कहानी अभी भी जिंदा है, और शायद हमेशा रहेगी।